बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नर्स थी जो अस्पताल में काम करती थी। एक दिन एक मरीजा का इंतकाल हो गया और रात के 2 बजे एक शख्स मेरे घर आया। उसने कहा कि जनाजे को फौरन गुस्ल देना है। मैंने बताया कि यह वक्त मुनासिब नहीं है, सुबह आ जाऊंगी, अभी मुझे कुछ आराम की जरूरत है। लेकिन उस शख्स ने बहुत ज्यादा पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मैंने मजबूर होकर जनाजे को गुस्ल देना शुरू किया। जब मैं उसकी चादर खोलकर जिस्म पलट रही थी, अचानक मैयत की आंखें खुल गईं। मैं घबराकर जूं ही भागने लगी तो, अरे रुक, जाती किधर है? इधर देख, हम तेरे पीछे ही हैं। एक खुरदरी सी आवाज मुसलसल मेरे पीछे से गूंज रही थी और मैं खौफ के मारे गहरे और लंबे सांस भरती हुई मुसलसल भागती ही चली जा रही थी। मुझे पता था कि एक दफा पीछे मुड़कर देख लिया तो वो करख्त और भयानक आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं और जल्द ही पकड़ लेगा। उसके बाद मेरा क्या हशर करेगा, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। तभी मैं बगैर मुड़े और बगैर रुके भाग रही थी। मुसलसल भागने से मेरा सांस फूल रहा था और मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा सीना फट जाएगा और मेरा दम निकल जाएगा। ये कोई जंगल था जहां हर तरफ कांटेदार झाड़ियां और बड़े बड़े घने दरख्त थे, और उस जगह पर मैं कैसे आ गई थी मुझे इसकी खबर भी न थी। ए लड़की, रुक जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। वह आवाज एक बार फिर मेरे पीछे से आई, लेकिन इससे पहले कि मैं रुकती या मुड़ती, अचानक मेरा पांव किसी चीज से अटका और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरी। खौफ और दर्द के मारे मेरे हलक से एक बुलंद चीख निकल गई और मैंने जोर से अपनी आंखें मींच ली। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था कि तभी किसी ने मेरे जिस्म को जोर जोर से झंझोड़ा। मैं आंखें कभी भी न खोलती अगर मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई न देती, और ये जानी पहचानी आवाज मेरी माँ की थी, जिसे सुनकर मैंने पट से आंखें खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं इस वक्त अपने घर और अपने कमरे में मौजूद अपने बेड पर बैठी हुई थी और पास ही मेरी बीमार माँ हैरान और परेशान सी खड़ी मुझे ही देख रही थी। क्या हुआ है, इतना चीख क्यों रही थी? मेरी आंखें खोलते ही मेरी माँ ने पूछा तो मैंने गौर से हर चीज का जायजा लिया और ये समझने में मुझे कुछ देर न लगी कि मैं अभी ख्वाब देख रही थी। वो सब एक ख्वाब था। ना मैं किसी जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी और ना ही कोई अनजान करख्त आदमी मेरे पीछे था। ये एहसास होते ही मैंने सुकून भरा गहरा सांस लिया और फिर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं अम्मा, बस एक डरावना ख्वाब देख रही थी। अपनी माँ को जवाब देते हुए मैं गुस्ल खाने में घुस गई और मुंह हाथ धोकर बाहर आई, क्योंकि मुझे अस्पताल भी जाना था जहां मैं एक नर्स के तौर पर काम करती थी। मेरी माँ मुझे हैरानी से देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई तो मैं भी अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। तैयार होने के बाद मैं कमरे से बाहर आई और अम्मा के लिए नाश्ता तैयार किया, जिसमें सूखी रोटी और एक अंडा ही था। जल्दी जल्दी अम्मा को नाश्ता करवा के और उसे अपना ढेर सारा ख्याल रखने का कहकर दरवाजा बंद करके घर से बाहर निकल आई। मुझे अक्सर ऐसे अजीब व गरीब ख्वाब आते रहते थे, जिनकी वजह से मैं अक्सर डर कर उठ जाया करती थी, मगर जल्द ही नॉर्मल भी हो जाया करती थी। आजकल मैं बहुत परेशान थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई महंगाई थी, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा था। यूं तो हम 2 ही लोग थे, मगर फिर भी मेरी तनख्वाह महीने के आखिर तक खत्म हो जाया करती थी। इससे भी बड़ा मसला मेरी शादी का था। अम्मा मेरी शादी कर देना चाहती थी और मेरे लिए लड़का भी देख रही थी, और जाहिर है शादी के लिए जहेज भी चाहिए होता है। तो आजकल मैं अपनी आधी तनख्वाह जहेज का सामान खरीदने में खर्च कर देती थी, और इस काम से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तंग ना हो, इसीलिए मैंने जरूरियाती जिंदगी ही कम कर दी थी। अक्सर मैं पैदल ही अस्पताल चली जाया करती थी, जो पैदल आधे घंटे की मुसाफत पर था और रिक्शे से 10 मिनट की मुसाफत पर। आज भी ड्यूटी टाइम से पहले ही अस्पताल के लिए घर से निकली थी ताकि काम पर वक्त पर पहुंच सकूं, और उम्मीद के मुताबिक मैं ड्यूटी टाइम से पहले ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। अस्पताल का माहौल वैसा ही था जैसा किसी भी अस्पताल का हो सकता है। दवा की बू में रचा बसा और कुछ सर्दो जामिद सा तासुर देता हुआ अस्पताल, जैसे पूरे अस्पताल पे अफसुर्दगी और यासियत का पहरा हो। मैं सर झटक कर रेस्टरूम में गई, लिबास बदलकर अस्पताल का अपना मखसूस यूनिफॉर्म पहना और फिर एक मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बाहर निकल गई और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल मरीजों और मरीजों के साथ आने वाले लोगों से भरने लगा था, जिसकी वजह से हर तरफ शोर सा बरपा होने लगा था। सुबह के वक्त जो खामोशी और सन्नाटा सा हर सू छाया हुआ था, वो कुछ ही देर में बिल्कुल खत्म होकर रह गया था। कुछ मरीज अस्पताल से सेहतयाब होकर वापस घरों को लौट रहे थे, तो कुछ मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। लंच के बाद कुछ देर मैंने रेस्ट किया और फिर अम्मा को कॉल करके उनका हालचाल पूछा। उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जह हो गई। ड्यूटी खत्म होने में 1 घंटा रह गया था, जिस पर मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। सारा दिन काम कर करके और भाग दौड़ करके मैं काफी थक गई थी और इस वक्त आराम करना चाहती थी। अभी ड्यूटी टाइम खत्म होने में आधा घंटा रहता था जब अचानक एक तरफ शोर की आवाज गूंजी। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा
तो एक आदमी स्ट्रेचर के साथ भागता हुआ आ रहा था। उस स्ट्रेचर पर एक औरत बेसुध सी हालत में लेटी थी और उस स्ट्रेचर को मेरी तरह ही एक नर्स और एक वार्ड बॉय धकेल रहा था। मैं तेजी से उस तरफ गई तो पता चला कि इमरजेंसी है। मैं भी तेजी से साथ हो ली और जल्द ही मरीजा को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वो आदमी जो मरीजा के साथ परेशानी की हालत में आया था बाहर ही रुक गया था कि वैसे भी उसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जल्द ही डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई और मरीजा का इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने मुझे बाहर जाने का कहा, जिस पर मैं सर हिलाती हुई इमरजेंसी रूम से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आने से पहले मैंने मरीजा के हाथ और पैर देखे थे जो नीले हो रहे थे। बाहर आते ही मेरी नजर मरीजा के साथ आए आदमी पर पड़ी जो परेशानी से दाएं बाएं टहल रहा था। मुझे उस पर तरस आया। शायद वो मरीजा उसकी कोई करीबी थी। मैंने पूछने की कोशिश न की क्योंकि मुझे बिला वजह किसी को खरीदने की आदत न थी। लेकिन उस शख्स की परेशानी देखकर मुझे उस मरीजा पर रश्क आया कि वो किसी के लिए इतनी अहम थी कि उसके लिए कोई बेहद परेशान हो रहा था, जबकि मेरी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा ऐसा कोई न था जो मेरे लिए परेशान हो सके। मेरा बाप मेरे बचपन में ही चल बसा था। मेरा और कोई बहन भाई भी नहीं था, बल्कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उस आदमी को गौर से देखते हुए मैं सर झटक कर वहां से चली गई और अपने काम में मगन हो गई। कुछ ही देर में आधा घंटा गुजरा और अस्पताल से ड्यूटी का टाइम ऑफ हुआ तो मैंने तेजी से रेस्ट रूम में जाकर लिबास बदला और फिर घर के लिए निकलने लगी। मगर घर के लिए निकलने से पहले मैंने फिर एक अजीब सा शोर सुना। आधा घंटा पहले जो आदमी अपनी अजीजा को लाया था उस मरीजा की मौत हो गई थी और अब वो आदमी उसकी मौत पर ज़ारो कतार हो रहा था। मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उस आदमी के लिए सब्र और उस मरी हुई मरीजा के लिए मगफिरत की दुआ करने के, जो मैंने की। और फिर सर झटक कर घर के लिए अस्पताल से निकल गई। घर पहुंचकर मैंने अम्मा की खैर खैरियत दरियाफ्त की, रात का खाना बनाया, अम्मा को भी खिलाया और खुद भी खाया। काफ़ी देर में अम्मा के पास ही बैठी रही और उन्हें अपने अस्पताल के आज के गुजरे दिन के बारे में बताती रही। और जब मैं चुप हुई तो अम्मा ने बताया कि आज रिश्ते वाली खाला आई हुई थी जिसने 2 रिश्ते बताए थे, जिनमें से एक लड़का मेरी ही तरह किसी अस्पताल में नर्स था, जबकि दूसरा लड़का किसी स्कूल का टीचर था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मा को जितना भी समझाती वो बिल्कुल ना समझती। इसीलिए चुपचाप अम्मा की बातें सुनती रही और फिर थकावट का बहाना करके अपने कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर में अम्मा की बातों को सोचती रही। वो मेरी शादी करना चाहती थी, जिसमें कोई हर्ज भी नहीं था, लेकिन मैं अपनी अम्मा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी ऐसे लड़के से शादी कर लूं जो घर दामाद बनकर मेरे साथ शादी करके मेरे साथ मेरी माँ के पास ही रहे। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी आधी परेशानी खत्म हो जाती कि मेरे बाद मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा। मैं सारे दिन की थकी हुई थी तो ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही ना चला और मैं गहरी नींद में उतर गई। मुझे सोते हुए न जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक मेरे कानों में ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। नींद में ही मैं कुछ उलझ सी गई कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लाशऊर से शऊर की दुनिया में पहुंची तो एहसास हुआ कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है। ये एहसास होते ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और तेजी से घड़ी की तरफ देखा, मगर घड़ी की तरफ देखते ही हैरत से मेरी आंखें मजीद खुल गईं क्योंकि घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मुझे शदीद हैरत ने घेर लिया कि रात के 2 बजे कौन मेरे घर में आ सकता है। रिश्तेदारों ने तो अब्बा के मरने के बाद ही हमसे मुंह मोड़ लिया था ताकि हमारी मदद न करनी पड़े या उनमें से किसी को हमारी जिम्मेदारी न उठानी पड़े। ना ही पलटकर कभी अम्मा के रिश्तेदारों ने और ना ही अब्बा के रिश्तेदारों ने हमारी खैरियत दरियाफ्त की थी, तो उनमें से किसी के हमारे घर के दरवाजे पर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तभी मैं कुछ हैरत ज़दा थी और दरवाज़ा मुसलसल बजता ही जा रहा था। अम्मा को हमेशा नींद की गोलियों के बाद ही नींद आती थी और आज भी अम्मा नींद की गोली खाकर ही सोई थी। तभी मुझे यकीन था कि अम्मा की नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगा। मैं जल्दी से चादर लपेट कर उठी, जल्दी से जूता पहना और बाहर की तरफ भागी। हमारे घर के 2 कमरे थे जिनके सामने बड़ा सहन था और इस वक्त उस सहन में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में डूबा सा सहन और रात के 2 बजे के सन्नाटे में होती हुई मुसलसल दस्तक ने एक पल को मुझे डराया, मगर फिर मैं बगैर कुछ समझे दरवाजे तक आई और हड़बड़ी में बगैर कुछ सोचे समझे और बगैर कुछ भी पूछे दरवाज़ा ही खोल दिया। मगर सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत का धचका सा लगा, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी अजीज़ा की अस्पताल में मौत हो गई थी। उस शख्स का मेरे घर के दरवाजे पर होना मेरे लिए हैरत का बाइस था, क्योंकि मेरे लिए वो शख्स बिल्कुल ही अजनबी था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने हैरत से पूछा। रात के सन्नाटे में मेरी सरगोशी नुमा आवाज़ भी काफ़ी गूंज रही थी। मेरी बीवी मर चुकी है, उसके जनाजे को गुस्ल देना है, तो तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। उसकी बीवी की मौत तकरीबन शाम को 5 बजे हुई थी और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे,
यानी अभी तक उसे दफन नहीं किया गया था। और रात के 2 बजे वो मुझे सिर्फ इसलिए लेने आया था कि उसकी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकूं। हालांकि वो मुझे या मैं उसे जानती तक न थी, और वैसे भी मैं अस्पताल में एक नर्स थी। मुर्दों को गुस्ल देने का काम नहीं करती थी। कोई भी मुझसे आकर ऐसी डिमांड करता और मैं उसके साथ चल पड़ती। वैसे भी वो एक अजनबी था और था भी मर्द। एक अनजान मर्द पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। मैं मैयतों को गुस्ल देने का काम नहीं करती, और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरे इस तरह कहने पर उसने मुझे घूरा और कहा, मैयत को हर कोई गुस्ल दे सकता है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, बल्कि अखलाकी काम है, और मेरी मरहूम बीवी को फौरन गुस्ल की ज़रूरत है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके इसरार पर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, यह वक्त मुनासिब नहीं है, मैं सुबह आ जाऊंगी। अभी मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पूरा दिन अस्पताल में ड्यूटी देने के बाद बहुत थक गई हूँ, और अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं उसे मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुकी थी, लेकिन अचानक उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला, तो ये देखकर मेरी आंखों में उलझन उतरी कि उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे थे। इससे पहले कि मेरी उलझन दूर होती या मैं उससे कुछ पूछती, अचानक उसने वो सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें इन पैसों की अशद ज़रूरत है, इसीलिए चूंचरा किए बगैर मेरे साथ चलो और मेरी बीवी की मैयत को गुस्ल दो। उसकी बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई, क्योंकि मुझे वाकई पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने मुड़कर अपने घर को देखा, जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, और फिर उस आदमी के ऑफर के बारे में सोचा और गहरा सांस भरकर सर हिला दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी खुश हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त मांगा और पैसे लेकर अंदर आ गई। अंदर आने के बाद भी मैं गुमगू की कैफियत में थी कि वहां जाऊं या ना जाऊं। दिमाग कह रहा था कि वहां मत जाओ, जबकि दिल पैसों को देखकर ललचा रहा था और मुझे उस आदमी के साथ जाने और उसकी बात मानने पर मजबूर कर रहा था। बिलाखिर दिमाग दिल के सामने हार गया और मैं पैसे अलमारी में रखकर बड़ी चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। एक नजर अम्मा को देखकर मैं घर से बाहर आ गई थी। मैं उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठी और अगले 15 मिनट में उस आदमी के साथ उसके घर में पहुंच गई। ये 3 मरला सिंगल स्टोरी का घर था, जो कि मिडिल क्लास आदमी की हैसियत को जाहिर करता था। घर के अंदर 2 कमरे, एक किचन और 2 बाथरूम थे। घर काफी साफ सुथरा था, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि उस आदमी या उसकी मरहूम बीवी का कोई रिश्तेदार भी यहां मौजूद नहीं था। अपनी हैरत को जबान देने से मैं बिल्कुल भी न रुक सकी और उस आदमी से पूछ दिया, तुम लोगों के घर में एक मौत हो गई है, लेकिन यहां कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसे देखकर ये लगे कि वो तुम लोगों के गम में शामिल होने आया है। सब लोगों के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन तुम लोगों का तो कोई रिश्तेदार ही नजर नहीं आ रहा। वो जो मेरे आगे आगे जा रहा था मेरी बात सुनकर अपनी जगह पर रुका और मेरी तरफ पलट गया। उसके पलटते ही मैं भी अपनी जगह पर रुक गई और कुछ घबरा सी गई, क्योंकि वो मुझे ही घूर रहा था। शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं उससे माजरत करती, उसने कहा कि उसकी और उसकी बीवी की शादी लव मैरिज थी। उन दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने भागकर शादी की थी, और उन दोनों के भागने की वजह से बाकी सब ने उनसे कतई ताल्लुकी कर ली थी। यही वजह थी कि आज उनमें से कोई भी यहां मौजूद नहीं था। इतना कहकर उसने जरा सख्त लहजे में मुझे डांटा कि अब मैं मजीद उससे कोई सवाल न करूं और चुपचाप उसके साथ चलूं और उसकी बीवी को फौरन गुस्ल दे दूं ताकि उसे दफनाया जा सके। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैंने भी ताबेदारी से सर हिला दिया और उसके साथ उस कमरे में पहुंच गई जहां पर उसकी बीवी की मैयत को रखा गया था। उसने जल्दी से मैयत को उठाकर गुस्लखाने में मुंतकिल किया ताकि मैं फौरन से उसे गुस्ल दे दूं। मैयत को बाथरूम में मुंतकिल करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया, तो मैं भी जल्दी से गुस्लखाने में आई और मैयत को गुस्ल देना शुरू कर दिया कि इसी काम के मुझे पैसे मिले थे और इसी काम के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने मैयत की चादर खोलना शुरू की। वो एक खूबसूरत, कोई 27 से 28 साल की औरत थी। वो काफ़ी गोरी और खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जो काले और काफ़ी घने थे। उसे देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ कि वो जिंदगी की बहुत कम बहारें देखकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, और ये उसकी मौत की उम्र नहीं थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर है और वह अपने वक्त पर आकर ही रहती है। मैंने एक तरहम भरी निगाह उसके चेहरे पर डालकर उसके जिस्म के गिर्द लिपटी चादर खोलना शुरू कर दी। लेकिन जब मैं उस मैयत की चादर खोलकर गुस्ल देने के लिए उसका जिस्म पलट रही थी, तो अचानक मैयत की आंखें खुल गई। मैं अपने काम में मगन थी, लेकिन कुछ गैर मामूलीपन का एहसास होते ही जैसे ही मैंने मैयत की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सच में मैयत की आंखें खुली हुई थी और वो बड़े गौर से मुझे ही देख रही थी। और ये मेरी जिंदगी का पहला ही वाकया था कि मैंने किसी मैयत को दोबारा जिंदा होते देखा, और मौजूदा सूरत हाल ऐसी ही थी। मैं अपने सामने एक मैयत को जिंदा होते देख रही थी। मेरे पांव से जान निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से भाग सकूं।
लेकिन अगर मुझे अपनी जान बचानी थी तो मुझे भागना ही था। मैं घबरा कर जो ही भागने लगी, मैयत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खौफ और हैरत की मारी चीख भी न मार सकी कि खौफ की मारी मेरी जबान जैसे जम सी गई थी और आवाज कहीं हलक में ही अटक गई थी। मैं जो पहले कांप रही थी अब तो मरने के करीब पहुंच गई थी। दिल ही दिल में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी कि हो ना हो ये कोई बदरू है जो मरकर जिंदा हो गई है और अब मुझे भी जान से मार देगी। हालांकि इस्लाम में बदरूहों का कोई तस्वुर नहीं होता, लेकिन उस वक्त खौफ मुझ पर इतना हावी हो चुका था कि ये सब मैंने सोचा ही नहीं और थर थर कांपते हुए मुसलसल आयतुल कुर्सी का व्रत करती रही। इससे पहले कि मैं डर और खौफ से बेहोश होती, अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, मत डरो, मैं जिंदा हूं, मुझे जल्दी से यहां से निकालो, वो लोग मुझे मारने के दर पे हैं। उसकी बात सुनते ही मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि अब तक मैं जिसे मुर्दा और बदरू समझ रही थी वो तो एक जिंदा और जीती जागती इंसान थी जो सांस भी ले रही थी। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं मजीद उलझ गई थी कि अगर वो जिंदा थी तो उसका शौहर उसे क्यों दफनाने की बात कर रहा था? उसने क्यों कहा कि वो मर चुकी है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्योंकि अस्पताल वालों ने भी उसे मुर्दा करार दे दिया था। उसका शौहर झूठ बोल सकता है, लेकिन अस्पताल वाले ऐसी गलती कैसे कर सकते थे? जितनी सोचे थी उतने ही सवालात, और जितने सवालात थे उतनी ही उलझनें बढ़ती जा रही थी। लेकिन जवाब किसी भी सवाल का नहीं मिल रहा था। मैंने लरसती आवाज में पूछा, कौन लोग और तुम यहाँ क्यों हो? जिस पर वो तकलीफ ज़्यादा सा मुस्कुराई। बताओ, तुम्हारा शौहर क्यों मुझसे कह रहा था कि तुम मर चुकी हो? यही नहीं, बल्कि अस्पताल वालों ने भी तुम्हें मुर्दा करार दिया था। और कौन लोग तुम्हें मारने के दर पे हैं? मैंने उसे चुप देखकर पूछा तो उसने कहा, वही शख्स जो तुम्हें यहाँ लाया है। फिलहाल तुम्हारे लिए यही जानना काफ़ी है कि वो मेरा शौहर नहीं है और वो और उसके साथी मुझे मारना चाहते हैं। अब जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो यहाँ आ जाएगा और मुझे मार देगा। और अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें ये मालूम हो गया है कि मैं जिंदा हूँ तो वो तुम्हें भी मार देगा। पहले तो मैं मरने का बहाना करके बच गई थी, लेकिन अब नहीं बच सकूंगी। जल्दी करो, मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से उसे सहारा देकर उठा दिया। उसका जिस्म अभी भी हल्का हल्का नीला था। मेरे ख्याल में उसे किसी किस्म का जहर दिया गया था। मैंने चुपके से बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे का जायजा लिया, लेकिन कमरे में वो आदमी नहीं था जो खुद को उस लड़की का शौहर बता रहा था। मैंने कुछ देर सोचा और फैसला किया कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसकी मदद करने के बाद ही मैं खुद को भी बचा सकती थी। मैंने उस लड़की को दरवाजे के पीछे छुपा दिया और फिर कमरे से 2 सिरहाने लेकर उनके अंदर कुछ वजनी सामान भरा और फिर उनको लेकर वापस वॉशरूम में आई। मैं उस आदमी को धोखा देना चाहती थी ताकि मैं और वो लड़की यहां से बचकर निकल जाए। मैंने जल्दी से नीचे सफ़ेद चादर बिछाकर उस पर 2 सिरहाने यूं सेट किए कि वो लड़की के कद के बराबर हो गए। सिरहानों को लिटाकर मैंने उसी चादर को उन तकियों के गिर्द लपेट दिया, फिर सर और पैरों की तरफ से यूं बांध दिया जैसे कफन में मुर्दे को बांधा जाता है। अब वो चादरें बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे उसके अंदर किसी मुर्दे को बांधा गया है। वो लड़की अभी भी वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। मैं उसे वहीं रहने का इशारा करके तेजी से वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा कि वही आदमी कमरे में चला आया था जो मुझे यहाँ लेकर आया था। तुमने मेरी बीवी को गुस्ल दे दिया? उसने कमरे में आते ही पूछा। मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, मैंने गुस्ल दे दिया है। वो तेजी से अंदर गया और जाकर मैयत को देखकर अच्छी तरह से तसल्ली की। फिर वो मैयत को उठाकर कंधे पर बाहर लेकर आया। उस आदमी ने कहा तो मैं हैरान और परेशान सी होकर उसे देखने लगी कि वो मुझसे साथ चलने को क्यों कह रहा है। वो मुझे जिस काम के लिए लाया था वो तो मैं कर चुकी थी, फिर इस हुक्म का मतलब मेरी समझ से बाहर था। उसका हुक्म मानकर जब मैं उसके साथ साथ ना चली तो उसने एकदम मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। एक हाथ से उसने मेरा बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने मैयत को सहारा दिया हुआ था जो उसके कंधे पर लदी हुई थी। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा न था। तभी मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ घसीटने लगी। मैंने जल्दी से कहा, तुमने जो कहा मैं वही कर रही हूँ, पराए कर्म मुझे जाने दो। मगर उसने मेरी बात सुनकर कहकहा लगाया और मेरी बात का कोई जवाब न दिया। अभी हम मेन गेट के करीब ही पहुंचे थे कि अचानक पीछे से किसी ने डंडे के साथ उस आदमी के सर पर वार किया। तकियों की नकली मैयत उस आदमी के कंधे से नीचे जा गिरी और वो खुद भी सर पकड़कर कराता हुआ नीचे बैठ गया। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की एक डंडा पकड़कर खड़ी थी जिसे कुछ देर पहले मैं मैयत समझ रही थी। भागो, उस लड़की ने तेजी से चीख कर कहा तो मैं होश में आई और तेजी से खुले हुए गेट की तरफ भागी। जल्द ही मैं और वो लड़की उस घर से बाहर निकल आई थी और फिर हम जितना तेज भाग सकती थी भागी और उस घर के साए से बहुत दूर तक निकलती चली गई। हमारा अगला स्टॉप पुलिस स्टेशन था, जहां जाकर उस लड़की ने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद इंस्पेक्टर के पास चली गई।
मैं खौफ और सांस फूलने की वजह से अभी भी कांप रही थी। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पानी लाकर दिया, जिसे मैं खटाखट चढ़ा गई। वो लड़की तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई थी, लेकिन अब की बार वो काफी मुतमईन और पुरसुकून लग रही थी। उसके पीछे ही इंस्पेक्टर था, जो हमें लेकर बाहर आया और फिर कुछ सिपाहियों के साथ हमें गाड़ी में बिठाकर उसी घर में ले आया जहां से हम दोनों भागी थी। वो इंस्पेक्टर और सिपाही अंदर चले गए और फिर कुछ ही देर बाद वो उस आदमी के साथ वापस आए जो मुझे यहां मैयत को गुस्ल देने के लिए लाया था। उनके साथ एक और आदमी भी था, जो यकीनन उसी आदमी का साथी था। पुलिस ने हम दोनों का शुक्रिया अदा किया और फिर उन दोनों आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले गए। उनके जाते ही मैं हैरान सी होकर उस लड़की की तरफ मुड़ी, जो अभी तक उसी जीप को देख रही थी जिसमें वो लोग उन आदमियों को लेकर गए थे। अब बताओ तुम कौन हो और ये सब क्या था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और अब अगर मुझे कुछ ना बताया तो मैं सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। वो आदमी कह रहा था कि तुम उसकी बीवी हो और मर गई हो, मगर तुम ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि उसकी बीवी भी नहीं हो। और यही नहीं, पुलिस ने भी बगैर किसी सबूत के तुम्हारी बात सुन ली और यहां तक आकर उसे पकड़ भी लिया। ये सारा क्या मामला है? मैंने अपने सारे सवालों को जबान दी ताकि सब कुछ जान सकूं कि आखिर ये मामला था क्या। सुबह के 5 बज रहे थे। मुझे घर भी जाना था ताकि मेरी माँ मुझे घर में ना पाकर परेशान ना हो। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती, मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुई। उसने भी कोई एतराज न किया और चुपचाप मेरे साथ चलने लगी। कुछ ही देर में हम मेरे घर पहुंच चुके थे। मैं उसे अपने कमरे में छोड़कर अम्मा के कमरे में आई, मगर वो अभी तक सो रही थी, जिस पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अभी तक सोई हुई थी और जागी नहीं थी। उनको देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और फिर उससे वही सवाल पूछा जिसे जानने के लिए मैं बेचैन थी। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरा सांस भरा और फिर मुझे बताने लगी कि उसका नाम अनम है। वो एक अच्छे मगर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके अब्बा उसे पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए गरीब होने के बावजूद उसके अब्बा ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उसने सरकारी इदारों से ही हासिल की थी। ये ज़्यादा बहन भाई होने की वजह से वो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते थे। मिडिल क्लास होने के बावजूद वो जिंदगी की बहुत सारी सहूलतों का लुत्फ नहीं ले सकी थी। न ही कभी हर ख्वाहिश पूरी हुई थी, बल्कि बहुत सारी ख्वाहिशों पर फातिहा खानी ही करनी पड़ी थी। यूनिवर्सिटी की दुनिया उसके लिए नई थी। रंग बिरंगे ऊंचे घरानों के लोग, उनकी शाहाना जिंदगी देखकर वो भी उन जैसी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करने लगी थी। ऐसे में उसकी मुलाकात बिलाल से हुई, जो उसका सीनियर था। पहले जान पहचान और फिर दोस्ती के बाद ये दोस्ती कब प्यार में बदली कुछ पता न चला। बिलाल अमीर घराने का लड़का था, इसीलिए पैसा उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता था। वो सारा वक्त बिलाल के साथ गुजारने लगी, होटलिंग करने लगी। बिलाल उसे महंगे तोहफे देता, शादी के और अपने आने वाली जिंदगी उसके साथ गुजारने के वादे करता, जिस पर वो बेहद खुश हो जाती। उसके लिए यही बहुत था। वक्त गुजरता रहा, मगर उसके घर वालों को पता चल गया, जिस पर उसकी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी गई और उसकी शादी उसके कजन से तय करके शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिस पर वो कतई राजी नहीं थी। बिलाल भी रिश्ता लेकर नहीं आ रहा था, जिस पर वो जलने कुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बिलाखिर बिलाल ने एक रास्ता ढूंढ ही लिया था कि वो लोग भागकर शादी कर लें। जब वो शादी कर लेंगे तो सबके पास उनके रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई और चारा न होगा, और वो उसकी बातों में आ भी गई थी। शादी के लिए जहेज और जेवर वगैरह सब कुछ बन गया था। उसने नगद 5 लाख और 5 तुले जेवर के साथ कीमती कपड़े लेकर बिलाल के साथ घर से फरार हो गई थी। मगर जल्द ही उसकी खुशफहमियों के पहाड़ टूट गए थे। जब बिलाल के घर जाकर वो बेहोश हुई थी और जब होश आया तो फिर उसने खुद को एक कोठे पर पाया। ना उसके पास उसका सामान था, ना ही नकद रकम और जेवरात। वहां की नायिका ने उसे बताया कि बिलाल उसे वहां बेचकर चला गया है और अब वो वहां से कभी नहीं निकल सकती। और फिर वो सच में वहां से कभी न निकल सकी। उसने वहां 8 साल गुजारे और इस दौरान नायिका ने उसे अपनी बेटी मानकर कोठे का सारा निजाम उसके हवाले कर दिया। उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। वो बिलाल से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने पहले बिलाल का पता लगवाया और फिर अपने कोठे की लड़की को उसके पीछे लगाया। वो शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप भी। वो 2 कंपनियों का मालिक था, जो उसने अपनी भेजी लड़की के जरिए उससे हथिया ली और उसके बारे में उसकी बीवी को भी बता दिया, जिसके बाद उसकी बीवी ने उससे तलाक लेकर अलहदगी इख्तियार कर ली और बच्चे भी ले लिए। बिलाल को जब पता चला कि इस सब के पीछे वो है तो वो गुस्से से पागल हो गया और अनम को मारने का प्लान बनाने के बाद उसे अगवा करके उसे जहर दे दिया, जिससे कुछ देर के लिए अनम की सांसें रुक गईं और डॉक्टर भी धोखा खा गए। लेकिन जब वो उसकी लाश को अस्पताल से घर ले आया तो अनम की सांसें बहाल हो गई थी। बिलाल का ज़मीर शायद जाग गया था, तभी उसने अनम को दफनाना चाहा था,
मगर वो नहीं जानता था कि अनम जिंदा थी। अस्पताल में अनम को मरा हुआ समझकर वो सब रोना एक ड्रामा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। अनम ने सब कुछ पुलिस को बता दिया था और उन्होंने बिलाल और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके साथ मिलकर बिलाल ने अनम को अगवा किया था। पुलिस अनम की बात हरगिज न सुनती। अगर ये पुलिस वाले उसको उठे के गाहक ना होते तो उसकी पुलिस वालों से वाकफी काम आ गई थी। वो सब कुछ बताकर जब चुप हुई तो मैं फकत सर हिलाकर रह गई कि जो कुछ हुआ था ऐसा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन इससे एक सबक तो मैंने अच्छे से सीख लिया था कि कभी ऐसा काम ना करो जो हराम हो और माँ बाप की नाफरमानी का बायस बनता हो। बाहर से अम्मा आवाजें लगाने लगी थी। वो शायद जाग गई थी, जबकि अनम अब अपने आंसू साफ कर रही थी। वो शायद अपने घर वालों को और अपने किए को याद करके आबदीदा हो गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर बाहर निकल गई ताकि अम्मा को बातों में लगाकर वापस कमरे में भेज सकूं और अनम यहां से बगैर अम्मा की नजरों में आई जा सके, क्योंकि अम्मा उसे देख लेती तो 100 तरह के सवाल करती और मैं उनको सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। अम्मा को भेजकर मैं अनम के पास आई और फिर उससे मिलकर और तसल्ली वगैरह देकर रुखसत कर दिया। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी मगर मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। तभी हमने मिलते रहने का वादा किया था। अगले कुछ दिनों में अनम के तवस्सुत से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो अम्मा ने झट हामी भर ली और 1 हफ्ते के अंदर मेरा निकाह कर दिया। वो लड़का अकेला था और अनम का जानने वाला था। तभी मैंने भी इनकार न किया। सब कुछ ठीक हो गया था। तभी मैं भी अब मुतमईन सी अम्मा, शौहर और जॉब पर भरपूर तवज्जो देने लगी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।